हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र यानी सीडीबी से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, जो कि सीटेट एग्ज़ाम सितंबर 2026 के लिए सारे क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू वीडियो को वॉच करिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी जारी रखिए। तो चलिए इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय जो है तो वो क्या सुझाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ दिया जा रहा है कि बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था यानी कि संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है, ये सुझाता है। या ऑप्शन नंबर सेकंड है कि विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है। तो भैया, विकास सभी बालकों में कहाँ से एक समान दर से होगा। नेक्स्ट है कि केवल आनुवांशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। तो केवल जहाँ है ये भी गलत हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए, क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करते हैं, तो ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है ये तीनों ऑप्शन निगेटिव हो जाएंगे, यानी कि डी, सी और बी, ये तीनों ऑप्शन आपके निगेटिव होंगे। तो बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है, ये सुझाता है। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत। तो किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत का विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता है, या फिर एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं, या थर्ड है कि कभी पारस्परिकता नहीं करते और न ही विकास को प्रभावित करते हैं, या विकास पर बहुत कम प्रभाव डालते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित जो स्रोत होते हैं, तो वे एक जटिल तरीके की पारस्परिकता द्वारा विकास को रूप देते हैं। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक बालक अपने प्रारंभिक सामाजिकरण का पाठ डाट डाट से प्राप्त करता है। तो एक बालक जो है वो अपने प्रारंभिक सामाजिकरण का पाठ किससे प्राप्त करता है। विद्यालय से प्राप्त करता है, या फिर मीडिया से प्राप्त करता है, या माता पिता से, या अखबारों से। तो देखिएगा यहाँ पे जो एक बालक होता है, एक छोटा बच्चा होता है, तो वो प्राथमिक सामाजिकरण का पाठ है तो वो प्राप्त करता है सबसे पहले अपने माता पिता से प्राप्त करता है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। यानी वो चरण कौन सा होगा। जीन पियाजे ने 4 चरण दिए हैं, अब इन चारों चरणों में से तो कौन सा चरण होगा जिसमें बच्चे जो हैं वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन है संवेदी गत्यात्मक चरण होगा, या पूर्व संक्रियात्मक चरण होगा, या मूर्त संक्रियात्मक चरण होगा, या औपचारिक संक्रियात्मक चरण होगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं, तो वो चरण हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी पूर्व संक्रियात्मक चरण होगा। सो करेक्ट आंसर देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार
मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं पूछा जा रहा है, क्या कहलाती हैं? संचालन कहलाती हैं, या स्कीमा कहलाती हैं, या अनैच्छिक सहज क्रियाएं कहलाती हैं, या ऑप्शन नंबर 4 देखिए कि संप्रत्यय कहलाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि जीन पियाजे के अनुसार जो मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं होती हैं तो वो स्कीमा कहलाती हैं। स्कीमा का मतलब क्या होता है? याद रखना। ठीक है, स्कीमा का मतलब होता है याद रखना। तो जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में जो व्यवस्थित ज्ञान की संरचनाएं होती हैं तो उन्हीं को तो हम स्कीमा कहेंगे। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की है? तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने की है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने की है, या फिर नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखिए लेव वाइगोत्स्की ने की है, या ऑप्शन नंबर 3 है जीन पियाजे ने की है, या 4th वाला ऑप्शन देखिएगा कि हावर्ड गार्डनर ने की है। तो देखिएगा कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा तो इसे किया है लेव वाइगोत्स्की ने। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से डाट को महत्वता पर जोर देते हैं। तो चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से किसकी महत्वता पर जोर देते हैं? संस्कृति की, परिपक्वता की, नकारात्मक प्रतिपुष्टि की, या पुनर्बलन की? तो देखिए लेव वाइगोत्स्की से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सामाजिक सांस्कृतिक अगर दिया गया है ऑप्शन में तो आप आँख मूंद कर उस पर टिक लगा दीजिए, क्योंकि वो जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की ने जो है तो सामाजिक सांस्कृतिक पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक महत्व पर बहुत जोर दिया है इन्होंने। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में कि चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से संस्कृति की महत्वता पर जोर देते हैं। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का क्रम सुझाया था? तो किसने चरणों का क्रम सुझाया था नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए? तो B.F. स्किनर ने सुझाया था, या फिर ऑप्शन नंबर 2 है हावर्ड गार्डनर ने, या लॉरेंस कोहलबर्ग ने, या लेव वाइगोत्स्की ने? तो देखिएगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो है तो वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था। तो यहाँ पे उस वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अभिकथन ए कह रहा है एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अभिकथन ए क्या कह रहा है कि एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव सही दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, देखिएगा यानी कि ए और आर दोनों सही है और दोनों की व्याख्या भी सही दिख रही है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड है
कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये ए सही है आर गलत है। या ऑप्शन नंबर 4 है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो देखिएगा भैया कि एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए। एक टीचर होने के नाते तो आपको अपनी कक्षा में अधिगम सामग्री से शैक्षिक संसाधन कई प्रकार के प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा। और कारण आर है, तर्क आर कह रहा है। अब नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ कर दीजिए क्योंकि देखिए कि एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। अगर विद्यार्थियों के पास अधिक से अधिक मात्रा में सहायक सामग्री होगी तभी तो वो ज्ञान निर्माण करने में सहायक होंगे या सक्षम होंगे। तो यहाँ पे आपका ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। सो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है बुद्धिलब्धि आईक्यू परीक्षण की आलोचना करने का आधार क्या है। तो बुद्धिलब्धि आईक्यू परीक्षण की आलोचना करने का आधार क्या है ये पूछा जा रहा है। पक्षपाती मानदंड है ये आधार है, या फिर ऑप्शन नंबर 2 है गुणात्मक आकलन का प्रयोग, या सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखना, या बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य को शामिल करना। तो यहाँ पे निगेटिव आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि बुद्धिलब्धि आईक्यू परीक्षण की आलोचना करने का आधार क्या है। तो बुद्धिलब्धि परीक्षण की आलोचना करने का आधार है पक्षपाती मानदंड। यहाँ पे जो सबसे प्रतिभाशाली बच्चा होगा तो उसी को सबसे श्रेष्ठता प्रदान किया जा रहा है आईक्यू लेवल परीक्षण करके, क्योंकि वो बच्चा जो आईक्यू लेवल में अधिक होगा तो वो पढ़ने में भी तेज होगा और उसकी टीचर सराहना भी करेंगे। तो यही है कि बुद्धिलब्धि आईक्यू परीक्षण की आलोचना करने का आधार क्या है। तो पक्षपाती मानदंड है। सो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन में बाधक है। बाधक तो भैया ये नहीं होगा, निगेटिव है। भाषा चिंतन में बाधक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है चिंतन को सुसाधित करती है, या चिंतन को सुसाधित करने में कोई भूमिका नहीं होती। आप ऑप्शन जो है ध्यान से देखिएगा। आपका जो है निगेटिव पॉजिटिव जो है आप ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको जो है आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है का चिंतन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, नहीं, कम। उसके बाद देखिएगा बाधक, तो ये तीनों ऑप्शन यानी कि ए, सी और डी ये निगेटिव हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि चिंतन को सुसाधित करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो है तो चिंतन को सुसाधित करते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है। तो वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा जो है तो जेंडर रूढ़िवादिता पर आधारित है, या समावेशी उपागम पर, या जेंडर समानता पर, या खोजी उपागम पर। तो भैया जेंडर समानता कहाँ से होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ना ही समावेशी उपागम होगा, ये भी नहीं होगा, खोजी उपागम भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। यहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाया गया है कि लड़कियों के लिए गृह विज्ञान सबसे उपयुक्त है, जिससे लड़कियाँ जो है घर में चूल्हा चौका खाना पानी हर चीज़ सीख जाएंगी, और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा उपयुक्त है। तो ये क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता ही तो है कि लड़कियाँ ही खाना बनाएंगी और लड़के ही खेल कूद करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जेंडर रूढ़िवादिता।
अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में डॉट डॉट है। तो कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में डॉट डॉट है, क्या है? समस्या है, या फिर संसाधन है, या ऑप्शन नंबर 3 है रुकावट है, या ऑप्शन नंबर 4 है बाधा है। तो देखिए कि कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में संसाधन है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए, कि निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन सकता है। यानी ऐसा कौन सा मूल्यांकन है जो कि विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन सकता है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे है कि सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन, ये जो है विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन सकता है, या फिर सत्र से पहले विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन, या विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्वमूल्यांकन, या मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया गया मूल्यांकन। तो देखिएगा यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन सकता है। तो देखिएगा कि विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप जो बन सकता है तो वो विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्वमूल्यांकन बन सकता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अभिकथन ये कह रहा है कि किसी नए संप्रत्यय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसके लिए? तो किसी नए संप्रत्यय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है। भैया बाधा कहाँ से पैदा करेगा, ये तो निगेटिव हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे पहला विकल्प है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, या ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, या ऑप्शन नंबर 3 है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, या ऑप्शन नंबर 4 है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि किसी नए संप्रत्यय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेहों को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका आर जो है तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है, ये है ऑप्शन नंबर 3 में। सो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।